हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने देखा पिछली क्लास में कि भूमिदान के बारे में पढ़ा था और भूमिदान में हमने ये पढ़ा था पुरुषों को अधिकार तो ये था कि वो भूमिदान कर सकते क्योंकि संपत्ति में अधिकार पुरुषों का था, लेकिन महिलाओं के पास अधिकार नहीं हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार महिलाओं के पास नहीं हुआ करता था, इसलिए महिलाएं कहीं भी ये नहीं पाया गया जो भूमिदान किया करते थे। लेकिन एक अभिलेख में ये पाया गया है कि प्रभावती गुप्ता ने भूमिदान किया था। और प्रभावती गुप्ता कौन थी? वो चंद्रवती विक्रमादित्य की पुत्री थी, वाकाटक नरेश की पत्नी थी। ठीक है, चूंकि वो रानी थी तो शायद इसलिए माना जाता है कि शायद उसने भूमिदान किया होगा, उसको संपत्ति मिला होगी इसलिए उसने किया होगा। ऐसे नॉर्मली नहीं पाया जाता कि जो महिलाएं को अधिकार था जो भूमिदान कर सके। फिर आता है एक पॉइंट अग्रहार, कि ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था दान में उसको अग्रहार कहा जाता था। वहां पे वो पॉइंट लिखा नहीं था, इसलिए मैं ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 वर्ड का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कि जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो वो है बच्चे अग्रहार। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से नगर एवं व्यापार, कि वो कौन कौन से नगर थे और वो कहाँ कहाँ व्यापार करते थे। आते हैं नए नगर, पॉइंट है हमारा इसमें नए नगर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। किसका विकास हुआ? तो नए नगरों का व्यापार में। महाद्वीप बार बार आ रहा है, उपमहाद्वीप, उसे हम बोलेंगे भारत। बार बार आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, उपमहाद्वीप भारत को ही कहा गया है। ठीक है, इसमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। वो कौन कौन से नगर थे जो राजधानियां थी महाजनपद में? आपने देखा पटना का नाम आया था ना, देखिए ये नए नगर थे। वो पाटलिपुत्र जिसको करंट में पटना बोलते हैं। फिर है मथुरा भी कैपिटल थी उस समय 16 महाजनपदों में। और ये है उज्जैनी भी उस समय महाजनपदों की कैपिटल थी। फिर हम आते हैं नीचे, एक पुहार है। पुहार को भी देखिए, उस समय पुहार भी था एक क्षेत्र जो क्या नाम है, व्यापार के माध्यम से फेमस था। प्राय सभी नगर संचार के किनारे बसे थे। संचार मार्गों के मतलब जैसे नदी मार्गों के माध्यम से, जैसे आपने देखा पटना को देखा ही, स्थल मार्ग में मथुरा वगैरह को देख लिया, उज्जैनी को देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नगरीय जीवन, कि उनका नगरीय जीवन या नगरीय जनसंख्या भी होगा आपके बुक में लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना बात है क्यों जीवन या जनसंख्या। संप्रांत वर्ग मतलब धनी वर्ग। शिल्पकार मतलब जो शिल्पकार होते हैं, जो कटोरे थालियां बर्तन, चाहे सोने के चाहे तांबे के चाहे जिस चीज के बनाते हैं आभूषण वगैरह, वो। ठीक है, राजा और शासक वर्ग किलेबंद नगरों में रहते थे। मतलब जो धनी वर्ग होते थे, जो संभ्रांत वर्ग होते थे, वो किलेबंद नगरों में होते थे। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा है आपने, किलेबंद मतलब चारों तरफ से किलेबंद कर देना, मैंने घेरा डाल देना। अब आते हैं शिल्पकार, कि शिल्पकार क्या होता है। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी में मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिसमें चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहा जाता था। अब बात आती है कि उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र क्या होते हैं। वह मृद भांड या वह बर्तन, चाहे वो जिस चीज के बने हो, ठीक है, चाहे सोने के, चांदी के, कांसे के, तांबे के, किसी भी चीज के, नीचे का जो पेनी जिसको बोला है, पेंदी बोला जाता है, वो क्या होगा, ब्लैक कलर का, और ऊपर से चमकीले टाइप का होगा। मतलब वो बर्तन साफ सा दिखाई देगा, चमकदार, एक पॉलिश किया हुआ। तो पॉलिश किया हुआ बर्तन में चमकदार कलई चढ़ी हुई, मतलब एक लेप चढ़ा हुआ, और नीचे उसके ब्लैक ब्लैक लगा हो, तो उसे कहते हैं कृष्ण मर्जित पात्र। ठीक है, अब ये पात्र कैसे कैसे, सोने के भी हो सकते हैं, चांदी के, कांसे के, तांबे के, हाथीदांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने। अब जैसे मान लीजिए हाथीदांत के गहने, और सब कांच के भी बने गहने, उपकरण, हथियार, सोने के बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी के भी, ये सब चीजें शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई मिली हैं। अब इसी में आते हैं, एक है अभिलेख, दानात्मक अभिलेख। अब देखिए इसमें देखा एक ये अभिलेख मिला है, छोटा मोटा अभिलेख है,
कोई बड़ा अभिलेखन जिसमें छोटी छोटी बातें जो छोटे छोटे लोगों के लिए भी लिखा गया, सभी को इक्वल करके लिखा गया है, तो उसको कहते हैं दानात्मक अभिलेख। और ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हम दानात्मक अभिलेख पाते हैं। और इसमें किसका वर्णन है? धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे हुए होते थे। मतलब ये दानात्मक लगभग एक सामूहिक विवरण, मतलब एक प्रजा के लोगों का भी विवरण इसमें मिलता है, जिसे दानात्मक अभिलेख के नाम से जानते हैं। और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग ये सब अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप मतलब भारत, और भारत के द्वारा दूसरे क्षेत्र में मतलब दूसरे देशों में व्यापार करना। ठीक है, तो ये व्यापार, सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यापार होते कैसे थे? नदी मार्ग से होते थे और भूमि मार्गों से होते थे, मतलब स्थल मार्ग से और जल मार्ग दोनों से ये व्यापार हुआ करते थे। फिर आते समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग में कौन कौन? अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था, और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। दक्षिण पूर्व एशिया क्या है? जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन सब क्षेत्रों में, थाईलैंड वगैरह क्षेत्रों में क्या है, व्यापार फैला हुआ था, चाइना वगैरह क्षेत्रों से लेते हुए। ठीक है, भारत का। फिर उधर पश्चिम एशिया में भी देखे, चाइना वाइना के क्षेत्रों में, और उत्तरी अफ्रीका देखे हुए हो आप लोग मैप में। तो मतलब एक तरह से कहा जाए चारों तरफ मतलब स्थल मार्ग से भी था और जल मार्गों से व्यापार होता था। उस समय उच्च कोटि का व्यापार था, मतलब व्यापार में काफी रुचि लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं तमिल भाषा में मस्थुअन और प्राकृत में सतवाह और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध बड़े सफल व्यापारी हुआ करते थे। ये व्यापारियों के नाम है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो व्यापारियों के नाम बताइए। ठीक है, जो व्यापार करते हैं किस नाम से जाना जाता था? तो आप देखेंगे सेट्टी, सरतवाह और ये मथुअन, ये आपके व्यापारियों के नाम है। और इनके समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी के नाम से कहा जाता है। व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता है? श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक देखा जाए मालाबार तट। तो मालाबार तट आप मैप में देख लेंगे, केरल के साइड का भाग, केरल के साइड का भाग मालाबार तट। देखिए केरल के लास्ट वाला जो किनारे का जो भाग है इसे कहा जाता है, गोवा से लेके केरल मालाबार तट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है ये केरल का जो क्षेत्र है, केरल का जो भाग है वो मसालों के लिए क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। और काफी टाइम से, बहुत पहले टाइम से मसालों का व्यापार क्या होता था? चारों तरफ हुआ करता। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब से तो और ही फेमस है ये मसालों के व्यापार, बहुत पहले से भी। तो ये चारों तरफ व्यापार हुआ कर, समुद्र मार्ग से और स्थल मार्ग से। मालाबार तट का एक लेखक ने जिक्र किया है, और उस लेखक का नाम तो नहीं मिला, लेकिन उसने, उसकी बुक है पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी का एक अंश है, जिसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में ये बुक लिखा था। लेकिन वो एक यूनानी यात्री था, और उस बुक का नाम तो है लेकिन उस लेखक का नाम नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने भी ये बताया है यहाँ का कि यहाँ मसालों के लिए ये क्षेत्र क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन, व्यापार करने के लिए जाहिर सी बात है कि सिक्का जो माध्यम बना वो काफी उच्च कोटि का बन गया। जैसे आप देखेंगे कि आज का टाइम है भाई, वो एटीएम कार्ड लेकर घूम रहे हैं हम, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं, आज जेब में पैसे लेके नहीं घूमते, वो काफी आसान हो गया, पैसे से भी आसान हमारे लिए ये हो गया। तो उसी तरह का उस समय व्यापार के लिए सिक्कों का यूज किया जाने लगा, जो पहले के अकॉर्डिंग जब सिक्के नहीं चलते थे उसके अकॉर्डिंग क्या होता, ये इजी था एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना। तो सिक्कों पे काफी राजाओं का ध्यान गया और सिक्कों का निर्माण हुआ और सिक्कों से व्यापार किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट है चांदी और तांबे के आहत सिक्के। आहत सिक्कों का मतलब ये होता है जिसे दबाकर बस उसे किसी भी चीज से, मतलब चाहे वो तांबे के सिक्के हो जैसे उस पर सिर्फ मुहर अंकित हो, मतलब निशान अंकित हो। चलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाती हूँ आहत सिक्के कैसे होते हैं। ये देखिए इसमें आहत सिक्के, यही आहत सिक्के। आहत सिक्के देखिए एकदम बिल्कुल राउंड नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, एक शेप नहीं है उसका कि किस आकार का। तो लिखा भी है इसमें, आहत सबसे स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीक मतलब चिन्ह
को आहत कर मतलब दबाकर उन्हें बनाया जाता था। मतलब उसमें सिर्फ निशान लगाकर उगा दिया जाता था, बस वो फिगर के माध्यम से कि ये हमारी पहचान है उस सिक्के की, अन्यथा एक आकार नहीं होता था कि क्या कौन सा शेप होगा। ठीक है, अभी आपने देखा ना आज सिक्के तो लिखा है शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ। सिक्के ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें शासकों की क्या होती थी, प्रतिमा होती थी, और नाम भी हुआ करते थे। प्रतिमा मतलब फिगर उसमें कम होता है, जैसे आपने कनिष्क का देखा फिगर था उसके सिक्कों पे, समुद्रगुप्त का सिक्कों पे समुद्रगुप्त की प्रतिमा थी, फिगर था। ठीक है, इस माध्यम से भी सिक्के बनाए जाते थे। सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने बनाया। हिंद यूनानी शासकों ने पहले सिक्के जारी किए, मतलब भारत में सबसे पहले किसने सिक्के जारी किए, तो हिंद यूनानियों ने सिक्के पहले जारी किए। दूसरा पॉइंट, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, इस दोनों विदेशी थे, तो कुषाणों ने सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाणों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका योधेयों का सिक्का। हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्र में योधे कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के हजारों की संख्या में जारी किए हैं। मतलब योधे जो थे तांबे के सिक्के जारी किए और काफी, मतलब कहने का मतलब ये योधे जो थे, मैं दिखाती हूँ आपको कि उनके सिक्के कैसे हुआ करते थे। ये देखिए ये योधेयों का सिक्का है। चूंकि इनके सिक्के काफी मात्रा में मिला है और ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में मिला है, तो इन सिक्कों से पता चलता है कि ये काफी रुचि लेते थे, मतलब उसमें व्यापार करने में। और इनके से देखिए ये किस कलर का दिखाई दे रहा है, तांबा जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा रेड रेड सा दिख रहा है, तो ये तांबा है। तो योधेयों ने भी क्या किया, मतलब वो लोग भी मतलब व्यापार में क्या करते थे, रुचि लेते, इसलिए सिक्कों की मात्रा सर्वाधिक रूप में पाई गई है। और देखिए गुप्तों के सिक्कों को पीछे भी पढ़ चुके हैं आप लोग पिछली क्लास में। अब इसमें देखिए गुप्त के सिक्के, सोने के सबसे सर्वाधिक सिक्के गुप्तों ने जारी किए। भाई कुषाणों ने शुद्ध से सोने के सिक्के जारी किए हैं और इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, यही अंतर है। और उन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे क्योंकि पहले ही आए थे, और बाद में गुप्तों ने जारी किया। ठीक है, ये क्लास यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।